हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024 के बारे में। ये एक रिपोर्ट जो है वो पब्लिश किया गया है। इसके बारे में हम लोग कई सारे पहलू पे डिस्कस करेंगे। ये मूल रूप से हिंदू और जनसत्ता से ये समय कनेक्टेड है। उससे कंटेंट को कलेक्ट किया गया है। ये आपको बीपीएससी एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है, तो इस चीज को आप बहुत बढ़िया से आप समझ लीजिएगा और इसको कई एंगल जो है उसको भी आप देख लीजिएगा। पहला इसको प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें जो डाटा है, इसके जो आंकड़ा है, स्टैटिस्टिक्स है, वो एक बहुत अच्छा ढंग से आपको प्रीलिम्स में काम आएगा। दूसरा है इसका मेंस। मेंस में है कि इसका एम्प्लॉयमेंट का जो स्टैटिस्टिक्स कहता है, उसका जो डाटा कहता है, उसका जो आंकड़ा कहता है, उसको एक एनालिसिस किया गया, उस चीज को समझा गया है कि आखिर इस तरह के आंकड़ा क्यों हुआ है। उसके साथ साथ कुछ सजेशंस दिए हैं, 5 सजेशंस दिए गए हैं और इसमें बताया गया है कि इस तरह के एम्प्लॉयमेंट्स आप कैसे इसको इम्प्रूव कर सकते हैं, इसको कैसे और भी बेहतर बना सकते हैं, कैसे इसको भारत सरकार और स्टेट गवर्नमेंट या फिर और सभी लोगों की भागीदारी के साथ इसको कैसे और बेहतर बनाया सकता है। तो एक इम्पोर्टेंट सजेशन है। इसके अलावा आप अपनी मेंस राइटिंग में आप अपने से कुछ और भी सजेशंस आपके माइंड में है, उसको ऐड कर सकते हैं। ये आपका कंटेंट है, लेकिन आप इसको और भी अपने ढंग से बिल्कुल हमेशा आप तैयार करें। जब भी आप मेंस का जब स्पेशली आंसर तैयार करते हैं, तो इस बात को ध्यान में रखें कि जो भी लैंग्वेज हुई बिल्कुल आपकी अपनी भाषा हो। अपनी भाषा क्या होती है, तो आप अपने चीजों को बहुत स्पष्ट रूप से सामने रखते हैं। इससे क्या होता है कि एग्जामिनर या फिर जो कॉपी चेक करने वाला वो समझ जाता है कि आपने एकदम बिल्कुल इसके बारे में एकदम क्लियर कंसेप्ट है। तो हम लोग बात करते हैं इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट, और ये पब्लिश किया गया है दो एजेंसी के द्वारा। एक है आईएलओ, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, यानी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। ये हमारा यूनाइटेड नेशन का ही एक एजेंसी है। दूसरा है आईएचडी, इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। इसको पब्लिश किया गया है आईएसएलई के द्वारा, यानी इंडियन सोसाइटी ऑफ लेबर इकोनॉमिक्स, आईएसएलई। तो ये दोनों मिलके इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट का 2024 का पब्लिश किया गया। तो चलिए हम लोग इसके बारे में और डिटेल से हम लोग बात करते हैं। इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024 ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, जो कि इंडियन सोसाइटी ऑफ लेबर इकोनॉमिक्स का ही एक एजेंसी है, उसके द्वारा रिसर्च किया गया। और उसके बाद इन्होंने इस रिसर्च करने के बाद में एक आंकड़ा तैयार किया और उसके आधार पर एक रिपोर्ट को पब्लिश किया। उस रिपोर्ट का नाम रखा इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024। अब जो है रिसर्च किस प्रकार रहा, तो रिसर्च जो है मोस्टली जो है डाटा बेस्ड रहा। डाटा को एनालिसिस किया गया और डाटा जो कलेक्ट किया गया वो कहाँ से किया गया, नेशनल सैंपल सर्वे एंड पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। ये दोनों के साथ मिलके ये दोनों के आंकड़ों को स्टडी किया गया। और ये जो सर्वे कंडक्ट किया गया वो किया गया 2000 से लेकर 2022 तक के बीच का। एम्प्लॉयमेंट इंडिया जो है प्राइमरी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है और कैजुअल एम्प्लॉयमेंट है। एम्प्लॉयमेंट को अगर हम लोग टर्म में समझे तो तीन तरह को समझते हैं। एक होता है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, दूसरा होता है कैजुअल एम्प्लॉयमेंट और तीसरा होता है रेगुलर एम्प्लॉयमेंट। तीनों को हम संक्षेप में आपको बता देते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ऐसा होता है, मान लीजिए सेल्फ की बात करें तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ऐसा होता है जिसमें कि जो वर्कर है वो खुद ही उसमें अपना रिसोर्स, अपना पैसा लगाता है और उसके बाद में अपना अर्न करता है। मतलब वो अपना खुद का ही एक दुकान या कुछ ऐसा काम में लगाता है पैसा, यानी उसका खुद का संसाधन होता है। ठीक है, तो हो गया सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, अपने आप को इंगेज कर लिया। दूसरा हो गया वो है रेगुलर एम्प्लॉयमेंट। अब रेगुलर एम्प्लॉयमेंट किसको कहते हैं, रेगुलर हो गया कि कोई वर्कर जो है वो काम करता है, वो कहीं एम्प्लॉयड है, कहीं काम कर रहा है, वो थर्ड पार्टी के रूप में काम कर रहा है। ठीक है, और उसको कोई अपॉइंट करवाया कौन है, जो उसको अपॉइंट करवाया वो उसको डेली वेज देता है, डेली मजदूरी देता है, या फिर जैसे मजदूरी होती है वो देता है। मतलब ये हो गया सेल्फ। और ये रेगुलर जो एम्प्लॉयमेंट हो गया, ये हो गया वर्कर जो है वो थर्ड पार्टी के द्वारा, वो डायरेक्ट किसी कंपनी नहीं, कंपनी किसी और को प्रोवाइड करती है, और थर्ड पार्टी के द्वारा इसको एम्प्लॉयमेंट मिलता है, तो हो गया रेगुलर। और तीसरा जो है वो है कैजुअल एम्प्लॉयमेंट। कैजुअल एम्प्लॉयमेंट में क्या हो गया कि वर्कर जो है वो हायर किया जाता है एम्प्लॉयर के द्वारा। मतलब कोई एम्प्लॉयर है वो वर्कर को हायर करता है और एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, बहुत लंबे समय के लिए नहीं बल्कि एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए उसको हायर करता है। तो इस तरह के तीन तरह का एम्प्लॉयमेंट की बात किया गया है, जिसमें कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, रेगुलर एम्प्लॉयमेंट और हो गया हमारा कैजुअल एम्प्लॉयमेंट। उसी के आधार पर डाटा को एनालिसिस किया गया। फिर इस आंकड़े में साफ आता है कि अप्रोक्सीमेटली 82% ऑफ द वर्कफोर्स जो है वो इनफॉर्मल सेक्टर में है। अब यहाँ पे आता है कि इनफॉर्मल सेक्टर किसको कहते हैं। इनफॉर्मल सेक्टर वैसे सेक्टर कहते हैं जिसमें कि
सरकार का भागीदारी नहीं होता है। सरकार को जो सुविधाएं दी जाती है, जैसे उसका इतना पेड होना चाहिए, मजदूरी इतना डेली वेज होना चाहिए, या फिर उसका जो सामाजिक सुरक्षा रहता है, वो सब इस पे लागू नहीं होता है। मतलब गवर्नमेंट के द्वारा इसको रेगुलेट नहीं किया जाता हो, वो है इनफॉर्मल सेक्टर। तो इसमें देखा गया कि अप्रोक्सीमेटली 82% ऑफ वर्कफोर्स जो है वो इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं, और उसमें से 90% इनफॉर्मली एम्प्लॉयड है। ठीक है, 90%। तो एक बहुत ह्यूज डाटा है, जो कि अच्छी बात नहीं है। इन्फॉर्मल मतलब कि जो 90% जो एम्प्लॉयड पीपुल है, इसमें गवर्नमेंट की भागीदारी, गवर्नमेंट के द्वारा ना तो इसको सामाजिक सुरक्षा दे रहा है, ना इनका छुट्टी का प्रावधान है, ना इनका क्या कहते हैं वेतन का प्रावधान है, ना ही इनका कितना वेजेज होगा, कितना मजदूरी होगा, इसके बारे में नहीं बताया गया। इसको समझ सकते हैं, इनफॉर्मल सेक्टर जो है, कोई भी रिटेन कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, इसमें कोई भी पेड लीव नहीं मिलता है, ना ही कोई मिनिमम वेज फिक्स होता है, और इस पे डज नॉट पे अटेंशन टू वर्किंग कंडीशन। इनका किस प्रकार का किस हालत में काम कर रहे हैं, इस पे सरकार की नजर नहीं। तो ये हो गया इनफॉर्मल सेक्टर। अब हम लोग बात करते हैं, तो 83% यूथ, जो हमारा टोटल पॉपुलेशन का जो 83% यूथ जो है, वो अभी भी जॉब में इधर उधर भटक रहे हैं, और उसमें से वेरी स्मॉल परसेंट जो है वो सोशल सिक्योरिटी, मतलब एक ऐसे जॉब कर रहे हैं जिसमें कि सोशल सिक्योरिटी यानी सामाजिक सुरक्षा को उनको सुरक्षा के दायरे में कवर किया गया। उसके बाद में हम लोग समझें कि इंडिया जो है एक ऐसा कंट्री है जो कि डेमोग्राफिक डिविडेंड है। डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब कि हमारे यहाँ यूथ पॉपुलेशन ज़्यादा है। अगर यूथ पॉपुलेशन को अगर हम बढ़िया से कवर करें, बढ़िया से इसको इस्तेमाल करें, तो हमारे देश के संसाधन में बहुत बड़ा एक रिसोर्स के रूप में काम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखा जा रहा है कि 83% यूथ जो है वो अभी भी जॉब के लिए भटक रहे हैं इधर से उधर, और उसमें से अधिकांश जो है वो सोशल सिक्योरिटी के अंदर कवर नहीं है, मतलब वो काम कर रहे हैं तो इनफॉर्मल सेक्टर के रूप में काम कर रहे हैं। और अब चूंकि सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिया जो है एक डेमोग्राफिक डिविडेंड है। डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब अभी हमारे यहाँ यूथ पॉपुलेशन ज्यादा है, लेकिन यही यूथ पॉपुलेशन कुछ दिन बाद ओल्ड पॉपुलेशन में काउंट हो जाएगा, और ओल्ड पॉपुलेशन जो हो जाते हैं वो डिपेंडेंट हो जाते हैं, किसी भी अर्थव्यवस्था के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं। तो ये आने वाला दिनों में और भी स्थिति बहुत बुरा हो सकता है, उसकी होने की संभावना है। इसी कारण बहुत जरूरी है कि अभी यूथ को काफी अच्छा स्किल डेवलप किया जाएगा, और एम्प्लॉयमेंट के बहुत सारे इसके लिए साधन खोले जाएं, ताकि और इसको प्रॉपर ढंग से रेगुलेट किया जाए भारत सरकार के द्वारा। तो इस तरह से ये यूथ को अगर एम्प्लॉयमेंट मिलता है, तो हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट को बहुत हद तक सुधारा सकता है। अब हम लोग नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं कि एक और आंकड़ा जो स्पष्ट रूप से आया, उसमें आया है SC ST OBC को लेकर, SC ST और OBC के लेकर। इसमें बताया गया है कि बढ़ती सामाजिक असमानताओं पे प्रकाश डालते हुए रिपोर्ट में कहा है कि अफर्मेटिव एक्शन जिसमें कि उनको आरक्षण या कुछ अन्य सुविधाएं दी जाती है, या फिर टारगेटेड पॉलिसी है, उसको लागू होने के बावजूद भी अनुसूचित जाति जनजाति अभी भी बेहतर नौकरियां तक नहीं पहुंच रहे हैं। इस मामले में अभी भी बहुत पीछे हैं। मतलब उन लोग नौकरी में हैं, काम कर रहे हैं, इन लोग का एम्प्लॉयमेंट इधर बढ़ा है, लेकिन जो भी बढ़ा है वो मोस्टली इनफॉर्मल सेक्टर में बढ़ा है, या फिर ऐसे सेक्टर में बढ़ा है जो कि बेहतर ऑप्शन नहीं माना जा सकता है। अपनी आर्थिक आवश्यकता के अनुसार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के काम में भागीदारी तो है, लेकिन वे कम वेतन वाले अस्थायी आकस्मिक वेतन वाले काम और अनौपचारिक रोजगार जिसको कहते हैं इनफॉर्मल, हम लोग इसके पहले जो बात की है, अनौपचारिक अनौपचारिक रोजगार में अधिक लगे हुए हैं। तो इस कारण कह सकते हैं कि सभी समूहों में शैक्षिक स्तर पर सुधार के बावजूद भी सामाजिक समूहों के भीतर पदानुक्रम कायम है। सामाजिक समूहों के भीतर अभी भी मतलब अभी भी इस वर्ग का प्रतिनिधित्व जो है स्पेशली अच्छे पदों के लिए वो नहीं है। उसके साथ साथ युवाओं के बारे में भी बताया गया कि युवाओं के पास कौशल की कमी है। कौशल की मतलब यानी स्किल की। यहाँ पे यूथ जो है अभी भी अपना स्किल डेवलपमेंट के ऊपर वर्क नहीं कर रहे हैं। आंकड़ा में बताया जा रहा है कि युवाओं के पास काम करने का कौशल नहीं है। 75% युवा ऐसे हैं जो कि अभी भी ईमेल के साथ जो अटैचमेंट भेजा जाता है उसके बारे में नहीं जानते हैं कि ईमेल के साथ कैसे अटैचमेंट भेजा जाए। उसके साथ साथ 60% ऐसे हैं जो फाइलों को कॉपी और पेस्ट करने में भी असमर्थ हैं, और 90% ऐसे हैं जो कि मैथ के फॉर्मूला को स्प्रेडशीट में डालने में असमर्थ है। मतलब अभी चूंकि हमारा सारा कुछ डिजिटली हो रहा है, तो हम सभी को यूथ को कम से कम इन सब चीज़ों के बारे में जानना चाहिए। हालांकि बिहार में और भारत सरकार के द्वारा भी स्किल डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे प्रयास किया गया है। बिहार में भी 7 निश्चय के दौरान यूथ के लिए जो स्किल डेवलपमेंट की
कार्य किया जा रहा है, स्पेशली BSDM जो है, स्किल डेवलपमेंट मैनेजमेंट जो है, इसके द्वारा भी किया जा रहा है। तो प्रयास किया जा रहा है, लेकिन जो आंकड़े जो है स्टैटिस्टिक्स है वो सही नहीं बता रहे हैं। आंकड़े को भी आप यहाँ भी इसको अध्ययन कर सकते हैं। युवा आज इसके अलावा देख सकते हैं कम्युनिटी वाइज दिया है, ST SC OBC और GC। तो इस तरह के एक एनालिसिस किया गया है। हम लोग चलते हैं अगले आंकड़ा में। CMIE उसके आंकड़ों में 15 वर्ष से 25 वर्ष से 15 वर्ष से अधिक और 25 वर्ष से कम आयु के लोगों को युवा के रूप में माना गया है। युवा जो कि काम करने की क्षमता रखते हैं। तो CMIE के आंकड़ों में 15 वर्ष से अधिक और 25 वर्ष से कम उम्र के लोगों को युवा के रूप में माना गया है, लेकिन प्रधानमंत्री जी के द्वारा 30 वर्ष से कम उम्र के लोगों को युवा वर्ग के रूप में बताया गया। इसलिए हमने वर्क फोर्स को 3 ग्रुप में डिवाइड किया है। और 3 ग्रुप किस प्रकार? पहला, जिनकी आयु 15 वर्ष से ज्यादा हो लेकिन 3 साल से कम हो, ये पहला ग्रुप बनाया गया है। दूसरा है जिनकी आयु 30 वर्ष से ज्यादा हो और 45 वर्ष से कम हो। और तीसरा जो है वो है 45 वर्ष से अधिक की आयु वाले। ये 3 तरह का ग्रुप बांटा गया है। इस ग्रुप में आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा जो एम्प्लॉयमेंट है वो 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के द्वारा ही एम्प्लॉयमेंट का काम अभी किया जाए, यानी सबसे ज्यादा एम्प्लॉयड यही लोग हैं। यूथ हमारे यहाँ सबसे कम है। हम लोग उस आंकड़ों को अगर हम एनालिसिस करें तो देखें तो 2016-17 में जहां पे 15 और 30 के बीच में, 15 साल से 30 साल को उम्र के बीच वाले जो यूथ थे, उनकी आबादी अगर 25% वर्कफोर्स था, वो अभी 2022-23 में घट के हो गया है 17%। यानी इनका जो एम्प्लॉयमेंट है वो घटा है। अगर 30 से 45 की बात करें तो उस समय था 38% 2016-17 में। 2022-23 में इस आंकड़ा को देखा गया कि हो गया है 33%। ये लगातार घटते चला गया है। लेकिन अगर हम लोग 45 से ऊपर की बात करें, 45 साल से ऊपर के जो वर्कफोर्स हैं, 2016-17 में था 37%, लेकिन 2022-23 में देख रहे हैं कि ये हो गया 49%। मतलब इस आंकड़ा से साफ साफ स्पष्ट होता है कि जो यूथ हैं उनकी जो एम्प्लॉयमेंट है घट रही है, और जो एज ग्रुप है जो 45 साल से प्लस, उनकी एम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ती जा रही है। तो ये आंकड़ा भी एक एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड एक बहुत ही महत्वपूर्ण डाटा पेश करता है। और हम लोग इसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पे देख लेते हैं। जैसे इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024 जो पब्लिश किया गया, इसमें है कि ओवरऑल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन और एम्प्लॉयमेंट रेट को बताया है कि उसमें इम्प्रूव हुआ है। क्वालिटी एम्प्लॉयमेंट जो है अभी भी पुअर है, मतलब लोगों को अच्छा रोजगार मिल रहा है, लेकिन अच्छा रोजगार यानी क्वालिटी जो है वो अभी भी बहुत बुरा हालत है। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट और वर्कर पॉपुलेशन रेशियो और अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है ये बहुत बुरी तरह से भी प्रभावित है, बहुत बुरी हालत में भी है। आंकड़ा हम लोग स्टडी करेंगे 2000 से लेकर 2018 के बीच में। ट्रांजिशन टू नॉन फॉर्म एम्प्लॉय हैज बीन स्लो। अब अधिकांश जो हमारे यहाँ की आबादी है वो कृषि सेक्टर में, फार्म में है। इसके बहुत सारे पॉपुलेशन को भी बहुत जरूरी है कि वो नॉन फॉर्म सेक्टर में लाया जाए, यानी इसको कह सकते हैं हम लोग सेकेंडरी या टर्सरी में लाया जाए एम्प्लॉयमेंट। तो ये इसमें जो ट्रांजिशन है, यानी प्राइमरी से जो सेकेंडरी या फिर टर्सरी में जो ट्रांजिशन है बहुत स्लो है। इसको थोड़ा और भी बढ़ाना होगा, क्योंकि किसी भी देश की तरक्की उसके सेकेंडरी और टर्सरी के एम्प्लॉयमेंट के आधार पर ही आकलन किया जाता है। इसमें भागीदारी होना बहुत जरूरी होती है। फिर अगला जो डाटा कहता है वो यूथ एम्प्लॉयमेंट जो है उसमें काफी माने गिरावट है, यानी अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा बढ़ा है यूथ में, स्पेशली वैसे जो कि सेकेंडरी एजुकेशन या फिर हायर सेकेंडरी एजुकेशन पढ़ाई कर चुके हैं उन लोगों के बीच में। अगर हम लोग बात करें फीमेल लेबर मार्केट पार्टिसिपेशन रेट का, यानी महिलाएं कितनी श्रम मार्केट में, श्रम बाजार में कितनी अपनी भागीदारी निभा रहे हैं, तो इसको देखा जा रहा है कि आफ्टर ड्रॉपिंग ड्रामेटिकली इन प्रीवियस, पिछले साल जो है काफी ज्यादा इसमें गिरावट आया है। लेकिन फीमेल लेबर मार्केट की बात करें तो पार्टिसिपेशन जो है लगातार 2019 से बढ़ा है, स्पेशली ग्रामीण क्षेत्र में। ग्रामीण क्षेत्र में महिलाएं ज्यादा काम करने में, यानी श्रम सेक्टर में महिलाएं का भागीदारी बढ़ा है। अनएम्प्लॉयड यंग पीपल की बात करें तो सेकेंडरी एजुकेशन के लिए अगर उसके आसपास में देखें तो 2000 से 2022 तक के आंकड़ा देखा जा रहा है कि वो पहले की तुलना में लगभग डबल हुआ, यानी 65.7%। पहले 45 या 50 के आसपास का आंकड़ा था, जो कि अभी बढ़ के ये 65.7% हो गया। मतलब यंग पीपल में अनएम्प्लॉयमेंट काफी तेजी से बढ़ रहा है। यंग पीपल जो है मेकअप अराउंड 83% ऑफ इंडिया अनएम्प्लॉयड पॉपुलेशन। भारत का जो अनएम्प्लॉयड पॉपुलेशन है
टोटल अनएम्प्लॉयड पॉपुलेशन, उसमें से 83% तो सिर्फ यूथ है, जो कि हम लोग इसके पहले बात किए थे डेमोग्राफिक डिविडेंड के, क्योंकि अभी हमको बहुत जरूरी है कि इस यूथ को, एनर्जी को हम लोग अच्छा ढंग से इस्तेमाल करें, ताकि हम लोग का जो देश है और भी समृद्ध हो सके। तो ये बहुत ज्यादा वर्क करने की जरूरत है। हालांकि इस पे भारत सरकार और बिहार सरकार दोनों के द्वारा बहुत अच्छा प्रयास किया गया कि स्किल डेवलपमेंट की बात किया गया है, क्योंकि स्किल डेवलपमेंट लेकिन अभी भी स्किल नहीं है, जिस जो कि आंकड़े में बताया गया है कि अभी भी लोगों के पास में ईमेल अटैच करने का या कॉपी पेस्ट करने का या फिर मैथ फॉर्मूला की स्प्रेडशीट बनाने का भी इस तरह का स्किल को नहीं डेवलप किया गया, और इस स्किल का अभी अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में, राष्ट्रीय मार्केट में काफी ज्यादा अभी जरूरत है। तो ये अगर स्किल, इस तरह का स्किल अगर डेवलप होता है तो ये हमारे लेबर मार्केट के साथ साथ हमारे अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में और नेशनल मार्केट में भी काफी ज्यादा जीडीपी में और अन्य सेक्टर में भी इसका योगदान हो सकता है। अब एक इसके अलावा कुछ रिकमेंडेशंस दिया गया है इसको, अ, जो अनएम्प्लॉयमेंट से संबंधित जो समस्या है उसको लेकर कुछ सिफारिश भी किया गया, कुछ सलाह दिया गया है। तो उसमें हम लोग मुख्य रूप से देखें तो इसमें दिया गया है कि नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। नॉन फार्म का मतलब हम लोग बात कर रहे हैं सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर में। सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर क्या है, इसके पहले की वीडियो में हम लोग डिस्कस किए हैं। स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग में सपोर्टिंग एमएसएमई जो है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम साइज इंटरप्राइजेज जो है, उसमें फोकस करने की जरूरत है। डिजिटाइजेशन की जरूरत है और क्लस्टर बेस्ड अप्रोच की जरूरत है। क्लस्टर मतलब एक ऐसा, एक मार्केट, एक प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट से जुड़ा हो, एक तरह से क्लस्टर डेवलप कर दिया जाए आसपास में। इस तरह के अप्रोच से हमारे यहाँ के अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या खत्म हो सकती है, कम हो सकती है। दूसरा है कि जॉब क्वालिटी को इम्प्रूव करने की जरूरत है। लेबर मार्केट में जो असमानताएं है उसको दूर करने की जरूरत है। स्किल डेवलपमेंट पे बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है, और जो एक्टिव लेबर मार्केट पॉलिसी है उस पर काम करने की जरूरत है। उसके साथ साथ पार्टनरशिप है गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर के बीच में और अन्य स्टेक होल्डर के बीच में, उसके साथ भी काफी स्ट्रॉन्ग ढंग से गवर्नमेंट को अपना प्रेजेंट करना होगा, और जो पार्टिसिपेशन है वो बहुत अच्छा ढंग से करना होगा, तब जाके जो अनएम्प्लॉयमेंट है हमारे यहाँ कंट्रोल हो सकता है। उसके साथ साथ कुछ सजेशंस भी दिया गया है इन सर्वे एजेंसी के द्वारा। उस एजेंसी जो टारगेटेड एक्शन जो है 5 की पॉलिसी दिया गया है, जिसमें पहला है जॉब क्रिएशन में प्रमोशन करना होगा, मतलब आपको जॉब को ज्यादा क्रिएट करना होगा। दूसरा है एम्प्लॉयमेंट क्वालिटी एनहांसमेंट, जो रोजगार लोगों को मिल रहा है उनकी क्वालिटी पे ध्यान देना बहुत जरूरत है, नहीं तो भारत बहुत पीछे रह जाएगा। और यहाँ पर जो हमारा सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है जो ह्यूमन डेवलपमेंट है, स्पेशली हम बात कर रहे हैं जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, इसको इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। अभी भारत सरकार, बिहार सरकार के द्वारा बहुत ज्यादा इस पे काम करने की जरूरत है, तब जाके अगर यूथ हमारे स्किल्ड हो गए तो यूथ में बहुत ज्यादा कार्य करने की क्षमता होती है। तो इस यूथ जो है, क्योंकि आने वाले दिनों में यही यूथ जो है ओल्ड होने वाले हैं, तो वो फिर डिपेंडेंट हो जाएंगे। अभी उनके पास एनर्जी है जिसको कि सही ढंग से हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा है लेबर मार्केट इनइक्वालिटी रिडक्शन, जो हमारे श्रम बाजार में जो असमानताएं हैं वर्गों के बीच में, डिफरेंट डिफरेंट वर्ग के बीच में जो असमानता है, सभी को एक बराबर का मौका दिया जाए और सभी को मौका दिया जाए कि उन लोग लेबर मार्केट में अपना रहे। चौथा देखिए स्किल डेवलपमेंट और एएलएमपी जो है, एक्टिव लेबर मार्केट पॉलिसी जो है, इसको और भी मजबूत करने की जरूरत है। उसके साथ साथ जो नॉलेज गैप है लेबर मार्केट और यूथ एम्प्लॉयमेंट, तो जो नॉलेज गैप है इसको कम करने की जरूरत है, इसको एड्रेस करने, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। तो ये 5 पॉइंट अगर इस पे काम करती है तो एम्प्लॉयमेंट रेट को बहुत हद तक सुधार सकता है। तो ये था हम लोग का जो एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड जो रिपोर्ट पब्लिश किया गया था, जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट के द्वारा। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। आप आगे इससे जुड़ रहे हैं, आप वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, जो वेबसाइट है nskpbihar.com। इससे संबंधित पीडीएफ भी आपको वहां पे मिल जाएगा ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद।